हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे स्टैटिक जीके सेट 9 को। हमने पिछली वीडियोज़ में स्टैटिक जीके के टोटल सेट 8 डिस्कस कर लिए हैं। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अग्नि परीक्षा पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, एक जैन धर्म के अनुयायी थे आचार्य तुलसी। इन्होंने इस अग्नि परीक्षा जो पुस्तक है इसकी रचना की थी। इनका जन्म 1914 में राजस्थान में हुआ था। साथ ही इनके बारे में जो मुख्य बात है वो है कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इन्होंने अपनी पुस्तक लिविंग विद पर्पस में इन्हें विश्व के 15 महान लोगों में शामिल किया है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आचार्य तुलसी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए, जुलाई 1942 को वर्धा में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें पहली बार ये विचार किया गया था कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। और इस आंदोलन की शुरुआत 1942 के अगस्त माह में की गई थी और इसी के कारण इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो और इसी आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो मरो का। 7 अगस्त को ग्वालियर के टैंक मैदान में इस आंदोलन की पुष्टि की गई थी और 8 अगस्त को इस आंदोलन को शुरू कर दिया गया था। अगर हम बात करें 9 अगस्त को, तो 9 अगस्त को फाइनली अंग्रेजों के द्वारा जीरो ऑपरेशन इस आंदोलन के विरोध में किया गया था, इस आंदोलन को दबाने के लिए। तो देखिए, इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी अगस्त 1942 को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई है, इसे हम सौंदर्यजनक हार्मोन भी कहते हैं और सोयाबीन के तेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई की प्राप्ति होती है। सौंदर्य प्रसाधन जो हैं उसके अंदर विटामिन ई का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो पार्लर होता है उसके जो सामान होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें विटामिन ई का प्रयोग काफ़ी किया जाता है। अगर उसमें विटामिन ई का यूज़ ना किया जाए तो उसके स्थान पर सिलीनियम नामक एक तत्व है उसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें बायोटीन की, तो देखिए जो B7 होता है जिसे हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं उसे बायोटीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है और एस्कॉर्बिक एसिड है ये विटामिन सी को कहा जाता है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और जो टोकोफेरोल है इसे कहा जाता है विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरोल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में अंकलेश्वर निम्न में से किनके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, अंकलेश्वर है यह गुजरात में एक स्थान है और यह गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। यह सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण से अंकलेश्वर को गुजरात का तेल के शहर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि गुजरात का सिटी ऑफ ऑयल है वो अंकलेश्वर को कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पेट्रोलियम का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है? देखिए, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों का सही कालक्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 वंश आते हैं जिनके नाम है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अगर हम इनके समय के बारे में बात करें तो देखिए 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासनकाल रहा था और इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में की थी और पूरा इसका कार्यकाल क्रम रहा था 1290 से लेकर 1230 तक। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में की गई थी और इसका समय रहा था 1320 से लेकर 1413 तक। सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी 1413 में और इसका कालक्रम रहा था 1413 से लेकर 1451 तक। और 1451 से लेकर 1526 तक रहा था लोदी वंश।
लोधी वंश में 3 मुख्य शासक आते हैं। पहला है बहलोल लोधी, जिन्होंने लोधी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद सिकंदर लोधी और अंतिम है इब्राहिम लोधी, जिसे 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हरा दिया था। और साथ ही जो इब्राहिम लोधी है, यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई थी। तो देखिए हमारा कालक्रम हो जाएगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, और ये क्रम है हमारे ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, देश का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थित किया गया है? बात की जा रही है पुलिस म्यूजियम की, तो इसकी स्थापना की गई है दिल्ली में। अगर बात करें हम देश की पहली जो पुलिस यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना, तो देखिए इसकी स्थापना की गई है यूपी के ग्रेटर नोएडा में। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पुलिस संग्रहालय, तो देखिए इसकी स्थापना दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन से आंदोलन में गांधी ने भूख आंदोलन को एक हथियार के रूप में पहली बार इस्तेमाल किया था? देखिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। उसके बाद में इन्होंने भारत में काफ़ी सारे आंदोलनों की शुरुआत की थी, जिसमें मुख्य थे 1920-22 का असहयोग आंदोलन, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1918 का चंपारण विद्रोह, साथ ही 1930 के समय जो दांडी मार्च था वो। इसमें अगर बात की जाए कि भूख आंदोलन जो पहली बार यानी कि भूख हड़ताल जो थी, उसे कौन से आंदोलन के अंतर्गत इन्होंने काफ़ी पहली बार प्रयोग किया था, तो देखिए जो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल थी, इसके अंदर इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल को यूज़ किया था। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर बात करें ये आंदोलन शुरू क्यों किया गया था, तो देखिए अहमदाबाद में जो ये मिल थी, यहाँ पर प्लेग की बीमारी फैल गई थी और इसी के इलाज के लिए सरकार से बोनस की मांग की गई थी। और महत्वपूर्ण बात ये आती है कि इसका मुख्य तौर पर जो समर्थन है वो किसने किया था, तो वो किया था अंबालाल साराभाई ने। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें 1920-22 के ऐसे आंदोलन के बारे में, तो देखिए इसको स्थगित कर दिया गया था चोरी चोरा कांड के कारण। 1919 का रोलेट एक्ट है, ये लाया गया था, जिसे हम बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहते हैं, काला कानून भी इसे कहा जाता है। बारदोली सत्याग्रह के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इसी आंदोलन के तहत उनको यहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। सी.वी. रमन को उनके कौन से प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भौतिकी के लिए, और ये इन्हें पुरस्कार दिया गया था इनके प्रकाश प्रकीर्णन के सिद्धांत के लिए। इन्होंने पहली बार बताया था कि जब भी प्रकाश एक ऐसे माध्यम से गुजरता हो जिसमें कुछ धूल हो और कुछ अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण हो, यानी कि छोटे छोटे कण हो, तो इनमें से जब भी प्रकाश गुजरता है तो इसके द्वारा जो प्रकाश है ये सभी ही दिशाओं में फैल जाता है, प्रसारित हो जाता है। और इस प्रयोग की खोज सबसे पहले की थी सी.वी. रमन ने। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न का सही मिलान कीजिए। आपको सूची 1 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं और सूची 2 में अनुच्छेद दिए गए हैं, आपको इनका सही मिलान करना है। सर्वोच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र, देखिए सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। सरकार के विरुद्ध दावा, यानी कि सरकार के विरुद्ध जो भी प्रस्ताव पेश किए जाते हैं वो पेश किए जाते हैं अनुच्छेद 300 के अंतर्गत। उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट है वो रिट अधिकार क्षेत्र, तो देखिए जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। न्यायिक समीक्षा के अधिकार का स्रोत, तो ये आता है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अनुच्छेद 13 को मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी मौलिक अधिकार है उस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। तो यहाँ जो देखिए हमारा क्रम होना चाहिए वो होना चाहिए 4 3 2 1, तो वो है ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पेटीएम के संस्थापक कौन हैं? पेटीएम की स्थापना की गई थी 2010 में, और ये भारत की एक ई-कॉमर्स पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंपनी है। यह टोटल 11 लैंग्वेज में
उपलब्ध है और इसका जो मुख्यालय है वो है ग्रेटर नोएडा में। अगर बात करें हम इसके संस्थापक की, तो देखिए इसकी स्थापना की थी विजय शेखर शर्मा ने 2010 में। बात करें मोनक शो की, तो देखिए जो किरण मोनक शो हैं ये बायोकॉन कंपनी के संस्थापक हैं और वर्तमान में उसकी सीईओ हैं। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन इन्होंने की थी गूगल की खोज। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजय शेखर शर्मा। इसके बारे में एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पितरस का स्त्रावण किसके द्वारा किया जाता है। बात करें अगर पितरस के बारे में, तो देखिए इसकी जो प्रकृति होती है ये होती है क्षारीय और इसका पीएच मान होता है 7.5 से लेकर 8.5 तक। और इसका जो संग्रहण किया जाता है ये पित्ताशय में किया जाता है। इसका जो रंग होता है इसका हल्का पीला रंग है और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें ऊर्जा हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती। और इसका जो स्त्रावण किया जाता है वो किया जाता है यकृत अर्थात लीवर के द्वारा। लेकिन याद रखिएगा ये बात कि इसका संग्रहण किया जाता है पित्ताशय के द्वारा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कोर्क पानी में क्यों तैरती है जबकि लोहे की कील पानी में डूब जाती है। हम ऑप्शंस को पहले देखते हैं। कोर्क के तैरने की क्षमता अधिक होने के कारण, देखिए ये बात गलत है। इनके रूपों में अंतर के कारण, ये बात तो सही है कि इनके रूप में अंतर होता है, लेकिन उसका ये कारण नहीं बनता कि वो तैरती है या डूबती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उनके घनत्व के अंतर के कारण, देखिए ये हमारा सही होगा। जब भी पानी में किसी चीज़ के डूबने या तैरने की बात की जाती है तो उसे हम हमेशा ही उसके घनत्व और उसके आयतन से संबंधित बात को लेकर चलते हैं। घनत्व को ज्ञात किया जाता है द्रव्यमान बटा में आयतन। यदि किसी वस्तु का आयतन है यानी कि वो जितना स्थान घेरती है, अगर उसमें वृद्धि हो जाए तो उस समय जो घनत्व है ये कम हो जाएगा, और अगर आयतन में कमी हो जाए तो उसका जो घनत्व है यानी कि जो डेंसिटी है उसमें वृद्धि हो जाएगी। इसको हम एक नॉर्मल एग्जांपल से लेकर समझते हैं। जैसे कि अगर हम एक तरफ बात करें 20 kg रुई के बारे में और एक बात करें हम 20 kg लोहे के बारे में, तो देखिए जब हम 20 kg रुई को लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्थान घेरती है और उस समय उसका जो घनत्व होगा यानी कि जो डेंसिटी होगी वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। अगर बात करें 20 kg लोहे की, तो देखिए वो बिल्कुल ही एक छोटे से स्थान पर सिमट जाएगा और उसका मतलब क्या होगा कि वो उसका जो आयतन है वो बहुत ही कम है और उस समय में जो उसका घनत्व है यानी कि जो उसके कण है वो बहुत ही कम स्थान घेर रहे हैं एक दूसरे के साथ जुड़ने में। तो जैसे ही अगर इसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो वो चीज़ डूब जाएगी और अगर घनत्व कम हो जाएगा तो वो चीज़ उस पर तैरती रहेगी। तो देखिए जो कोर्क है ये पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि इसका जो घनत्व है वो बहुत ही कम होता है और आयतन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, काउरी शॉल कौन से राज्य का पारंपरिक परिधान है। जो राज्यों के पारंपरिक परिधान होते हैं उनके बारे में भी आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो जो काउरी शॉल है ये है नागालैंड का प्रमुख परिधान। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, परम शून्य तापमान वह है जिस पर, देखिए जो परम शून्य तापमान है इसके बारे में ये बात की जाती है कि इस जो तापमान को हमने डिसाइड किया है जो कि है 273.15 डिग्री सेल्सियस है माइनस में, यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है यह सबसे कम तापमान है और इसके नीचे तापमान होना संभव नहीं है। इसे ही कहा जाता है परम शून्य तापमान। इसके अंतर्गत ये बात की जाती है कि कोई भी गैस है उसमें आणविक गति बंद हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता किनके द्वारा दी जाती है। भारतीय नागरिकता का प्रावधान दिया गया है हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अगर हम बात करें नागरिकता के बारे में तो भारत में नागरिकता है एकल नागरिकता और इसे ग्रहण किया गया है ब्रिटेन से। साथ ही अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में जो विधि बनाने का अधिकार है वो दिया गया है। अगर हम बात करें कि नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून बनाए जाएंगे उसे कौन बनाएगा, तो वो बनाएगी संसद। अगर हम बात करें कि ये प्रदान किसके द्वारा की जाती है, तो देखिए जो भारत का गृह मंत्रालय होता है उसके द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। और नागरिकता प्रदान करने के 5 आधार हैं जो कि है जन्म, वंश, परंपरा, देशीयकरण और
जो संपत्ति अधिग्रहण है इसके आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी। वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं वो है अमित शाह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गुजरात का गांधीनगर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट, वॉयकॉम सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? केरल की जो त्रावणकोर रियासत थी उसके अंतर्गत जो दलित थे वहाँ पर मंदिरों में उनको प्रवेश करने से मना किया गया था और इसी के विरोध के लिए वायकॉम सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी 1924-25 के समय में। अगर हम बात करें 1931 की तो देखिए 1931 को केरल में ही कैपणन जी के द्वारा गुरुवायूर आंदोलन की शुरुआत की गई थी। साथ ही 1831 का एक फेमस है वहाबी आंदोलन, जो कि पटना के सैयद अहमद बरेली के द्वारा शुरू किया गया था पंजाब के सिखों के विरुद्ध में। 1930 में गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी, यानी कि जो नमक आंदोलन है उसके बारे में शुरुआत की गई थी। तो यह राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1924-25 के समय। नेक्स्ट, तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन है? तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि उनकी आत्मकथा है और इसको लिखा है जहांगीर ने खुद ने ही। अबुल फजल ने लिखी थी अकबर की जीवनी। मोहम्मद काजी ने लिखी था औरंगजेब के समय की जो उनके शासनकाल क्या था, उसके शासनकाल के 7 वर्ष थे उसके बारे में उसका उन्होंने उल्लेख किया था। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन दबाव समूह यानी कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनको विधानमंडल के तीसरे सदन के रूप में वर्णित करता है? देखिए, कोई भी विधानमंडल होता है, चाहे वो केंद्र का हो या फिर वो राज्य का हो, उसके 2 सदन हैं मुख्य तौर पर होते हैं। केंद्र में होता है, अगर भारत की बात करें तो देखिए संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और अगर राज्य के विधानमंडल की बात करें तो उसमें 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई भी विधानमंडल है उसका तीसरा सदन किसे कहा गया है, तो वो क्या कहा गया है? दबाव समूह को। यानी कि ये डायरेक्ट राजनीति से संबंधित नहीं होते, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा मिलकर ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं और इनके द्वारा अपनी जो मांगे हैं उनको पूरा करवाने के लिए सरकार पर प्रेशर डाला जाता है और इसी के नाम से इनको दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप्स कहा गया है। और ये जो तीसरे सदन के रूप में इनको वर्णित किया है, ये किया है एच.एम. फिनर ने, यानी कि इन्होंने जो दबाव समूह है उनको कहा है विधानमंडल का तीसरा सदन। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? देखिए, माउंट एवरेस्ट के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन इनका नाम एवरेस्ट ही क्यों रखा गया, इसका क्या रीज़न है, तो आज हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। पहले हम माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते हैं। इसकी जो कुल ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर, या इसको कई बार 8,850 मीटर भी कहा जाता है। इसके बारे में विशेष बात यह है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। देखिए, पर्वत नहीं है, पर्वत का शिखर है और यह इसकी जो श्रेणी है वो है हिमालय की। इसके जो नाम हैं वो काफ़ी अलग अलग हैं। इसे नेपाल में कहा जाता है सागरमाथा यानी कि स्वर्ग का शीर्ष। तिब्बत में इसका नाम है चोमोलंगवा, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। और इसका जो स्थान है यानी कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो वो है नेपाल और चाइना के जो अतिरिक्त तिब्बत का क्षेत्र है वहाँ पर ये स्थित है। अगर हम बात करें इसके प्रथम पर्वतारोही के बारे में, तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे जो कि नेपाल से थे, इन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो देखिए, जो इनका नाम है ये नाम लिया गया है भारत के सर्वेयर जनरल थे जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। देखिए, 1852 की अगर बात करें तो इस समय एक भारतीय गणितज्ञ थे राधानाथ सिकदार। इन्होंने उस समय इंडिया की एक ट्रिग्नोमेट्री सर्वे करने की बात कही थी और उसके बाद में एक हेड ऑफ सर्वे नियुक्त किया गया था जो थे जॉर्ज एवरेस्ट। तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया गया माउंट एवरेस्ट। साथ ही अगर हम बात करें कि इसका जो प्रारंभिक नाम था तो वो था, इसको डिनोट किया गया था इससे, यानी कि जो रोमन लैंग्वेज है उसके अंतर्गत इसको 15 नंबर से डिनोट किया गया था। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत का सर्वेयर जनरल। नेक्स्ट,
चांद का पलायन वेग क्या है? अगर हम पलायन वेग के बारे में बात करें तो देखिए ये ऐसी स्पीड है, अगर किसी भी ग्रह या उपग्रह से कोई भी जो वस्तु है उसको इनकी पलायन वेग की जो वेग है उससे इसे फेंक दिया जाता है तो वो पुनः लौटकर उस ग्रह या उपग्रह पर वापस नहीं आती। चांद का जो पलायन वेग है वो है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। बात रखिएगा ध्यान कि ये किलोमीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड नहीं है। जो पृथ्वी का पलायन वेग है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो चांद का जो है वो है 2.37, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जो सिंधु नदी है इसका उद्गम होता है तिब्बत के पास, जो मानसरोवर है उसके पास बोखरचू ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। साथ ही तिब्बत के जो चोमलुंगडुंग ग्लेशियर है इससे उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। और हिमाचल प्रदेश का जो तंडी है इससे उद्गम होता है चिनाब नदी का। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट, भारत अंतरिक्ष में जाने वाला 7वां देश बना, यह उपलब्धि कौन से दिन हासिल हुई? देखिए अंतरिक्ष में पहली बार भारत ने कदम रखा था 1975 को, और ये जो दिवस था वो था 19 अप्रैल 1975। इस दिन जो पूर्व सोवियत संघ है, जिसे हम वर्तमान में रूस के नाम से भी जानते हैं, इसके एक रॉकेट कॉस्मोस 3 से भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगर हम बात करें 18 मई 1974 की, तो देखिए इस दिन भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान से। 11 से लेकर 13 मई 1998 तक शक्ति प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसके अंतर्गत टोटल 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी 19 अप्रैल 1975। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व के 7 अजूबों की लिस्ट में शामिल नहीं है? आपने विश्व के 7 अजूबों के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, तो आज हम इसी का ही क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं। जो विश्व के प्रमुख बिल्डिंग्स हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ, जैसे कि चीन की दीवार, भारत का ताजमहल, जॉर्डन का पेट्रा और रियो डी जेनेरियो में स्थित क्राइस्ट रेडिमर, पेरू का माचू पिच्चू और कॉलेजियम है इटली का, और चिचेन इट्जा जो कि मैक्सिको की एक प्राचीनतम मायन मंदिर है। इन बिल्डिंग्स को शामिल किया गया है विश्व के 7 अजूबों की लिस्ट में। तो यहाँ हम ऑप्शंस को देखते हैं। रियो डी जेनेरियो का क्राइस्ट रिडीमर, देखिए इसको शामिल किया गया है। ये ब्राज़ील के रियो डी शहर में क्राइस्ट रिडीमर यानी कि जो ईसा मसीह है, ये उनकी 130 फीट की प्रतिमा है। पेरू में स्थित माचू पिच्चू, देखिए ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये माचू पिच्चू एक शहर है जो काफ़ी ऊंचाई पर बसाया गया है, तो इसे भी इसमें शामिल किया गया है। इटली का कोलेजियम, इसे भी शामिल किया गया है, लेकिन जो पेरिस का आईफल टावर है इसे अजूबों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी आईफल टावर। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंधों को कौन सा वक्र दर्शाता है? देखिए मुद्रास्फीति की अगर कंडीशन की बात करें तो इसके अंतर्गत जो मुद्रा का मूल्य होता है यानी कि जो मनी की वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा गिर जाती है, और जो वस्तुओं की कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि महंगाई का दौर आ जाता है। बेरोजगारी के समय में बात करें तो देखिए बेरोजगारी में व्यक्तियों को जो रोजगार है वो नहीं मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ वक्र के बारे में तो पहले हम इन्हीं के बारे में जानते हैं। कुंजनर्स वक्र की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत ये बात बताई गई है कि जब भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो उसके साथ आय की विषमता में भी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि लोगों की आय में डिफरेंसेस हो जाएगा, कुछ ज़्यादा अमीर होंगे तो कुछ ज़्यादा गरीब होंगे, और इस बात की गई है कुंजनर्स वक्र के अंदर। जो लोफर वक्र है उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जब सरकार टैक्स लेती है वो टैक्स रेट को कुछ कम कर दे तो उससे सरकार का जो राजस्व होता है उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि होगी, लेकिन अगर उसी टैक्स को सरकार काफ़ी जो लिमिट है उससे बहुत ही ज़्यादा कम कर दे तो उससे उनके राजस्व में वृद्धि नहीं होगी बल्कि घाटा होगा। तो देखिए लोफर वक्र के द्वारा दर्शाया गया है टैक्स के बारे में। जो लॉरेंज वक्र है इसके अंतर्गत सापेक्ष गरीबी का मापन किया जाता है। और यहाँ बात करें अगर मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की तो इसको दर्शाया जाता है फिलिप्स वक्र के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी कहाँ है? आपको ध्यान होगा कि 2019 में
जो जम्मू कश्मीर है इसको अलग अलग करके 2 यूटी का निर्माण कर दिया गया है। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरी है लद्दाख। जो लद्दाख है इसकी राजधानी है लेह और जो जम्मू कश्मीर है उसकी है श्रीनगर। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। और ये जो रूल था ये फाइनली तौर पर लागू कर दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जिस दिन सरदार वल्लभ पटेल की जयंती होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लेह। नेक्स्ट, जुआरी नदी कौन से राज्य में प्रवाहित होती है? जो जुआरी नदी है ये भारत के गोवा राज्य में है और जो गोवा की राजधानी है पणजी वो है मांडोवी नदी पर स्थित। साथ ही जो गोवा है यह एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जिसमें समान सिविल संहिता लागू की गई है और समान सिविल संहिता का जो उल्लेख है वो है उल्लेख अनुच्छेद 44 के अंतर्गत, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ये अनुच्छेद आता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। नेक्स्ट, सिजु नाम की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पर अवस्थित हैं? देखिए जो सिजु नाम की गुफाएं हैं ये उपस्थित हैं मेघालय में। साथ ही मेघालय में प्रसिद्ध नोहकलिकाई जो जलप्रपात है ये भी स्थित है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय। नेक्स्ट, लैंडफॉल द्वीप कौन से देश में स्थित है? जो लैंडफॉल द्वीप है देखिए ये है भारत में स्थित। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। साथ ही जो बैरन आइलैंड है इस पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी स्थित है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट, निम्न में से किसने इंद्रप्रस्थ या चतुर्दांडी संप्रदाय नामक जो संगीत विद्या कला है इसकी शुरुआत की थी? भारत के तूती ए हिंद कहे जाने वाले जो प्रमुख व्यक्ति हैं अमीर खुसरो, इन्होंने ही इंद्रप्रस्थ या चतुर्दांडी संप्रदाय की शुरुआत की थी। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तानसेन है जो कि अकबर के समय में एक संगीतज्ञ थे। भीमसेन जोशी की अगर हम बात करें तो देखिए ये भी प्रमुख संगीतज्ञ हैं जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। तो यह राइट आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। नेक्स्ट, हमने पिछले सेट में आपसे एक प्रश्न किया था जिसमें आपको बताना था कि निम्न रचनाओं में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। देखिए जो रत्नावली प्रियदर्शिका है ये हर्षवर्धन के द्वारा रचित प्रमुख नाटक हैं और नागानंद भी इनकी एक प्रमुख रचना है। जो हर्षचरित है ये पुस्तक है हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित, यानी कि ये इनकी क्या है जीवनी है और इसकी रचना की थी बाणभट्ट ने। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसकी रचना की है बाणभट्ट ने, हर्षवर्धन ने नहीं की। नेक्स्ट, आज के लिए आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी। आपके पास ऑप्शन है 1770, 1806, 1840 और 1843। आपको इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर देना है और जिन्होंने भी पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया है उनका बहुत बहुत थैंक्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है और आपको आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन से संबंधित इम्पोर्टेंट लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।